जी कैसे हो? हेलो। जी आवाज आ रही है ना? Good evening, sir. जी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. बहुत कम लोग आए मतलब जब आप लोग आज 12 लोग हैं, 11 12। चलिए ये क्वेश्चन बता। तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देख लिया था, ये आपका होमवर्क था। तो इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज डी। ठीक है, तो अर्थ है मान लो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मून है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। सेंटर बिटवीन अर्थ एंड सेंटर बिटवीन मून का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 6 डी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल सेंटर से लेकर, इस सेंटर से लेकर उस सेंटर का, ठीक है, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि देखो कि मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड द मास ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स मास ऑफ मून, ठीक है। जो मास ऑफ अर्थ है वो 64 टाइम्स है मास ऑफ मून का। मास ऑफ मून हम एम कर देते हैं, तो मास ऑफ अर्थ जो होगा वो 64 टाइम्स एम होगा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वाह। Yes, sir. ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। तो एक्चुअली हमें फील्ड का इंटेंसिटी जीरो करती है, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक डिस्टेंस पे हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन की एक मास एम दूसरा मास माइनस डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। तो हमने माना था कि यहाँ से एक डिस्टेंस पे फील्ड जीरो होगी, तो इसके कारण जो फील्ड होगा और इसके कारण 9m के कारण जो फील्ड होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो फील्ड जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ भी करेंगे कि अर्थ के कारण जो फील्ड होगा और मून के कारण फील्ड होगा आई, वो इधर होगा, और अर्थ के कारण होगा आई, अर्थ इधर होगा, ठीक है। और दोनों अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो अर्थ का और मून का बराबर हो जाए, फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर ये एक्स है तो ये जो हो जाएगा 9d-x होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी थी। तो हमने अर्थ के सेंटर से अगर डिस्टेंस एक्स लिया है तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा d-x। तो इलेक्ट्रिक अर्थ के कारण जो फील्ड होगी वो जी मास ऑफ अर्थ 64 टाइम्स एम है अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मून के कारण जो होगी वो जी एम इंटू डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो देखो
जी से जी कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम यहाँ से रोक लोगे ना, यहाँ पे तुम रोक लोगे, ठीक है, अगर लोगे तो ये एक्स इज इक्वल टू 64 का कितना हो जाएगा 8, ठीक है, डी माइनस एक्स। तो यहाँ से तुम अगर शुरू करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 8 डी माइनस 8 एक्स, ठीक है, तो यहाँ से 9x, इसको इधर भेजोगे तो 9x इज इक्वल टू 8d, तो x इज इक्वल टू 8d/9, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी, Yes, sir. हेलो जी, क्या हुआ अब्दुल्ला, थोड़ा देख लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। यस सर। आवाज आ रही है ना आदित्य? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन किए थे ये वाला जो होमवर्क में था वो? सर मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था अभी तो, मतलब जो टेस्ट है मेजर तो नहीं। तो एक चैप्टर का आने के कारण, एक चैप्टर आने के कारण आप एक चैप्टर का टेस्ट देने के कारण आपको जो अभी करेंट में चल रहा है उसको तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर ये वीक हो जाएगी ना। नहीं सर कर रहा हूँ, ये होमवर्क नहीं करा था ये वाला। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्लास है ना इसका, या तीसरा? सर तीसरा, वेरिफिकेशन तीसरी क्लास मतलब। तीसरी क्लास है। तो ये तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ये इसकी हम अगर बात करें तो स्फीयर में भी दो टाइप के स्फीयर होंगे, हॉलो स्फीयर, दूसरा सॉलिड स्फीयर। तो पहला केस लेते हैं हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के कारण जो फील्ड होगी, ठीक है, उसकी बात करें तो देखो, अगर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जिसका कि रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है, इस हॉलो स्फीयर, इसका रेडियस r, ठीक है, और मास m, ठीक है। तो अब फील्ड की बात करें तो फील्ड कहाँ पे हम निकालना चाहते हैं उसके अनुसार हम फील्ड निकालेंगे। तो एक तो हो सकता है रीजन देख लेते हैं, एक तो इसके अंदर कहीं पे भी फील्ड, एक तो इसके सरफेस पे फील्ड, और इसके आउटसाइड फील्ड। तो तीन पॉइंट पे हम निकालेंगे, एक इनसाइड द स्फीयर, एक आउटसाइड द स्फीयर, और एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इस तीनों पे फील्ड देखेंगे। तो तुम मान लो कि यहाँ से इनसाइड कहीं भी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, तो अगर पहला केस लिखिए इनसाइड स्फीयर, ठीक है, तो इनसाइड स्फीयर तुम देखोगे हॉलो स्फीयर के केस में कहीं पे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, आई जी, वो हमेशा जीरो होगी इनसाइड, ठीक है, आई जी इनसाइड, मैं आई ही लिखता हूँ, आई जी समझना, आई इनसाइड जो होगी वो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के केस में कहीं भी सेंटर से कहीं भी देखोगे, यहाँ 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 यहाँ, तो कहीं भी देखोगे तो फील्ड जो है वो जीरो आएगी, ठीक है। तो इनसाइड कहीं पे भी फील्ड जो है वो जीरो होगी, ठीक है। तो पहला केस ये था। दूसरा अगर हम बी देखें तो बी हम ले लेते हैं सरफेस पे, ऑन सरफेस, ठीक है। सरफेस की बात करें तो सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे अगर हम लेते हैं तो ध्यान देना कि सरफेस के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से वो आर हो जाएगी, क्योंकि रेडियस आर है। तो सरफेस पे अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो जो डिस्टेंस होगी वो आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होती है आई, फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होती है जी एम बाई
ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस r है तो gm/r², ठीक है। और इसका डायरेक्शन तुम देखोगे तो डायरेक्शन अगर r सेंटर से तुम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो जो फील्ड है वो हमेशा आउटवर्ड होगी, ठीक है। जो फील्ड हो वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। तो जो फील्ड का जो वैल्यू डायरेक्शन होगी, फील्ड वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। जो फील्ड हमेशा आई ये अंदर की तरफ होगी। तो एक्चुअली में अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहोगे तो आई इज इक्वल टू माइनस gm/r² आ जाएगा। माइनस इसलिए कि आर को अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, आर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो फील्ड जो है वो इधर है, ठीक है। तो आर को पॉजिटिव लेते हैं तो फील्ड जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगी मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा क्या देते हैं, तीसरा, ठीक है, तीसरा आउटसाइड, आउटसाइड स्फीयर, ठीक है। तो आउटसाइड स्फीयर, मान लो कि मेरे पास एक स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है। तो इसके बाहर कहीं भी आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए, ठीक है। इसका रेडियस आर होना चाहिए। तो आउटसाइड आर डिस्टेंस पे देखोगे तो जो फील्ड आएगी आई आउटसाइड, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो gm/r², ठीक है, gm/r²। तो ये एक तरह से मानोगे ना तो पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। अगर आउटसाइड निकालोगे तो अगर हम एक पॉइंट मास जो कि m मास का है, पॉइंट मास इसके कारण r डिस्टेंस पे निकालना चाहे तो फॉर्मूला यही आ जाता है gm/r², है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये, ठीक है। तो ये स्फीयर भी अगर आउटसाइड की बात करें तो एज ए पॉइंट चार्ज ही बिहेव करता है। हम पूरे के पूरे मास को एज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। इस पूरे स्फीयर के मास को हम सेंटर पे, जैसे कि हमने सेंटर ऑफ मास के जैसा सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं और आर डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर के केस में। तो gm/r²। अगर सेम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो आई आउटसाइड, ठीक है, तो वो जो आ जाएगी माइनस gm/, अगेन वेक्टर माइनस इसीलिए आया कि अगर हम आर को इस तरह से मेजर करते हैं, आर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है। तो इस कारण से आई और आर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमें एक नेगेटिव। अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे कहीं भी देखोगे, की बात करें तो इनसाइड, यानी सेंटर से हम हमेशा डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक, ठीक है, सेंटर से लेकर सरफेस के जस्ट अंदर तक कहीं भी फील्ड होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और स्क्वायर रेडियस में कहीं भी फील्ड देखोगे तो वो जीरो आएगी। सरफेस पे कहीं पे भी देखोगे यहाँ 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 तो gm/r² अंदर की तरफ। आउटसाइड जो देखोगे तो आउटसाइड देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² है, ठीक है। तो ये आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, अगर आई का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो देखो आई का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। नीचे इसलिए क्योंकि वेक्टर पॉट में ये सब निगेटिव चीजें हैं, ठीक है, ये निगेटिव है। आई, अगर इस पे हम प्लस आई ले लेते हैं तो नीचे माइनस आई जी होगा, ठीक है। तो देखोगे तो ग्राफ जो है जीरो से लेकर आर तक, जीरो से लेकर आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ठीक है। जैसे ही आर का रेडियस, रेडियस का वैल्यू आर होगा, ठीक है, एकाएक जो है फील्ड हो गया gm/r²। यहाँ से लेकर चले, यहाँ से लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जीरो 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 जीरो, यानी सरफेस से जस्ट अंदर तक जीरो। जैसे ही सरफेस पे आए ये हो गया, जैसे ही सरफेस पे आ गए तो फील्ड एकाएक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर सरफेस से आगे जाओगे तो सरफेस से आगे यानी बाहर की तरफ आ जाएंगे तो बाहर की तरफ जो फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ से जीरो जीरो जीरो, सरफेस पे एकाएक जो वैल्यू आ गया वो gm/r² हो गया, ठीक है, gm/r²। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के घटते घटते जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। ये सब चीजें जो है ना ग्रेविटेशन में
आ रहा है। एक बार और ये सब चीजें देखोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखोगे तो चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला सब सेम ही आएगी। वहाँ पे होलो के केस में अगर होलो चार्ज स्फीयर है तो केस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे जी की जगह के आ जाएगा, मास की जगह चार्ज आएगा, और रेडियस का स्क्वायर सरफेस पे बाहर देखे हुए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, सेम चीज है। एक बार और 12th में जब स्टार्टिंग में ही जाओगे तो क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, तो ये सब चीजें रिपीट होगी, ग्राफ वगैरह सब रहेगी। तो ग्राफ इसलिए बतलाया जा रहा है कि ग्राफ देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर एग्जाम टेस्ट में बात करें या एग्जाम में बात करें तो डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट यही सब ग्राफ पूछ लेता है। ठीक है, यही चीज पूछ लेगी आपसे कि अ, 3-4 ग्राफ बना देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ हॉलो स्फीयर के लिए सही है। ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ मास है, ठीक है, इसके पास की मास है, तो आपको ये ग्राफ टिक लगाना है, ऐसा 3-4 ग्राफ बना देगा। ठीक है, और वो पूछ लेगा आपसे। तो देखो इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछ सकते हो, इनसाइड आउटसाइड सरफेस कहीं पे भी। सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है किसके लिए है? ये ग्राफ ये हॉलो स्फीयर के लिए, जीरो से लेकर यानी सेंटर से लेकर, देखो सेंटर से लेकर आर तक ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो सेंटर से लेकर आर तक, ठीक है, ये रेडियस है, इस एक्सिस पे रेडियस है और इस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो सेंटर से लेकर आर तक, ठीक है, आर से जस्ट पहले यानी जीरो से आर तक, ठीक है, कोई भी फील्ड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो देखो जीरो है इनसाइड। ठीक है, अगर हम आउटसाइड की बात करें, ठीक है, सॉरी पहले सरफेस की बात करें तो सरफेस पे एकाएक जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पे आई जीरो होगा, ठीक है, इस एक्सिस पे आई जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो। जैसे ही रेडियस के बराबर हुआ आर, ठीक है, आर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ, एकाएक सरफेस पे हम पहुंच गए, तो सरफेस पे जो फील्ड है वो इतना आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये ग्राफ। और फिर सरफेस से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फील्ड घटेगी, क्योंकि ये रिलेशन आती है इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सरफेस के बाहर। तो ये क्लियर है, ये हॉलो स्फीयर के केस का ग्राफ। सर ये ग्राफ आगे चल के फिर डाउन साइड भी जाएगा ना, क्योंकि सर ज्यादा दूर जाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम नहीं, होता है ये ना। इधर ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा तो फोर्स कम होने का मतलब जीरो होगा ना, मैग्नीट्यूड में कम होकर ऐसे 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 जाएगा। ओके सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये हॉलो हो गया, सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो दूसरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, उसके अंदर भी मासेस होगी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर इस तरह का स्फीयर है, जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एज ए सॉलिड स्फीयर लेकर चलेंगे, मास एम रेडियस आर, ठीक है, मास एम रेडियस आर। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर भी मास है, ठीक है, इसके अंदर भी मास है, ऐसा नहीं है कि ये खाली है, ठीक है, इसके अंदर भी मास है। तो ये मान लो इसका सेंटर है, तो इसमें भी 3 केसेस होगी। सेंटर से पहला केस लेंगे कि इनसाइड, केस वन लेंगे कि इनसाइड स्फीयर, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर की बात करें तो इनसाइड में तुम देखोगे तो सेंटर से मान लो कोई आर डिस्टेंस पे हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो आ जाएगी फील्ड, ध्यान से देखना, ठीक है, बोला इसको याद रखना, ये ग्रेविटेशन में भी ये सब चीजें रिपीट होगी। तो आई का जो फॉर्मूला होगा वो होता है जी एम अपॉन आर क्यू, ठीक है, जी एम स्मॉल आर क्या है, जिस डिस्टेंस पे हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, सेंटर से वो डिस्टेंस, और आर क्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ स्फीयर है, ठीक है, कैपिटल आर जो है वो स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर है इनसाइड में जो भी डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं।
ठीक है। तो ये अगर उससे और सर इसको वेक्टर, सर होलो में 0 होता है ना ये? हाँ जीरो, जीरो हॉलो के केस में देखो जीरो था, ठीक है, हॉलो के इनसाइड में जीरो, ठीक है। यस सर। तो ये ठीक है। अगर हम फिर डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर वेक्टर फॉर्म में तुम लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगी माइनस जी एम आर। तो वेक्टर वही की आर हम इधर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आर और ई आई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम बात बात करें आउट सरफेस की, ठीक है, तो एट सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पे चीजें फिर वही आ जाएगी। सरफेस के लिए फिर डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आई ये इनसाइड, ठीक है, ये सरफेस, ठीक है, वो जो आ जाएगी वो आएगी जी एम बाई आर स्क्वायर। ये ध्यान देना कि यहाँ पे एक आर क्यूब आती है, ठीक है, जी एम स्मॉल आर अपन आर क्यूब, और जो भी हमने वहां तक लिखा था ना सब में आर स्क्वायर था। यहाँ पे देखो जी एम बाई आर स्क्वायर, बाहर में देखो जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो आर था वो सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे थे वहां का डिस्टेंस था, ठीक है। तो ये फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ उसको, तो ये आ जाएगा। अगर हम बात करें आउटसाइड की, ठीक है, आउटसाइड स्फीयर, ठीक है, पॉइंट नंबर सी, ठीक है, आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो आउटसाइड सॉलिड स्फीयर की बात करें तो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है, मास एम रेडियस आर। तो इससे आउटसाइड किसी आर डिस्टेंस पे मान लो इस पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आई का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगी जी एम बाई स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, ठीक है। अगेन अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि तुम डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो ये इधर आएगी, आई का जो वैल्यू है वो इधर आएगी, तो आई माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो Yes, sir. यहाँ पे ग्राफ का देखें तो देखो बाहर बाहर में और सरफेस पे तो ये हॉलो की तरह ही बिहेव कर रहा है, बाहर में और सरफेस पे तो हॉलो की तरह, लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर में क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि देखो रेडियस एक आर क्यूब है ना ये, तो ये तो कांस्टेंट हो गया जी एम आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये स्मॉल आर है वो सेंटर से डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी बढ़ते जाएगी, और यहाँ पे जो ये हो जाएगी जी एम बाई आर स्क्वायर, और फिर जैसे जब बाहर हम जाएंगे तो फिर इंटेंसिटी घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो फिर बाहर जैसे जैसे जाएंगे, देखो सेंटर से सरफेस तक जब जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो जैसे ही फिर बाहर जाएंगे तो फिर वो घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका अगर ग्राफ बना है, ठीक है, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने का कारण ये है कि एक नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से बनेगा, देखो पहले तो उस केस में तो अंदर में जीरो था, ठीक है, उस केस में अंदर में जीरो था, इस केस में अंदर जीरो था, लेकिन यहाँ पे अंदर में जीरो नहीं है, सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर होगी? सरफेस पे। देखो यहाँ से बढ़ते बढ़ते सरफेस पे मैक्सिमम होगी, फिर वो जीरो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और यही मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो इनसाइड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स की तरह है ये, ठीक है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह का बनेगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में ये इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड पाएंगे बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे, सरफेस यानी जो डिस्टेंस आर के बराबर हो गया, डिस्टेंस जो है आर के बराबर हो गया, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, उसका जो वैल्यू है वो जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ये हम बोल सकते हैं आई मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और घट के इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है ये, ठीक है।
तो इस तरह का हो जाएगा। क्लियर है? तो ग्राफ भी आप याद सिम रखना दोनों का, ठीक है? से मतलब सॉलिड स्फेयर में फर्क आता है इनसाइड वाले में। हाँ, इनसाइड में फर्क है। ठीक है? हॉलो के केस में इनसाइड में 0 हो जाता है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. देख लो एक बार फिर से, देख लो और इसको नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से देखो। इसके लिए मैं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, शुरू से देख लो। हॉलो स्फीयर, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा देर रुकूंगा, ठीक है? सभी भी आप लोग एक बार देखो इसको। इसका एक बॉक्स बना लेना, शॉर्ट बॉक्स, और शॉर्ट बॉक्स में ये सब चीजें लिख लेना, ठीक है? अलग अलग करके। सर हम्म, सर एक बार पहले वाला ग्राफ समझा दोगे? हाँ समझ सकते हो। ये से पहले देख लो। देखो पहले पहले वाले ग्राफ में क्या था कि हमने देखा कि हॉलो स्फीयर के केस में सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक कोई भी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था। तो ग्राफ यहाँ से लेकर, 0 से लेकर, क्योंकि सेंटर में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ग्राफ नीचे या ऊपर बनेगा ही नहीं। जो भी रहेगा वो इसी पे रहेगा, क्योंकि इस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस एक्सिस पे 0 है, ठीक है? इस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो अगर कहीं कहीं ऐसा भी नहीं बना रह सकता है कि सिर्फ तुम्हें ये बना देगा, ठीक है? और ये डॉटेड लाइन इस तरह से शो कर देगा। डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ से फिर ये शुरू हुई, ठीक है? और जैसे ही आर पे पहुंचे, रेडियस पे पहुंचे, तो एकाएक ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होकर GM/r² हो गया, जो कि यहाँ के बराबर हो गया, GM/r²। और फिर जैसे जैसे उसके अंदर बाहर बाहर दूर जा रहे हैं, ठीक है? फिर ठीक है, यहाँ से सरफेस पे पहुंचे और सरफेस से दूर जा रहे हैं, तो फिर वो घटना शुरू हो गया और घटते घटते इन्फिनिटी पे जाके ओके clear सर, है? समझ गया। यस सर। अजी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है? फील्ड
तो वो एक रिंग का भी केस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो रिंग का केस देखें, ठीक है। ये मान लो रिंग है, ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे, ठीक है। तो पहला जो केस होगा, बस एट सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। सेंटर ऑफ रिंग, तो रिंग के सेंटर पे तुम देखोगे, ठीक है। तो रिंग के सेंटर पे जो फील्ड होती है वो जीरो होती है, ठीक है। अगर ये मान लो रिंग है, ठीक है। रिंग मास एम रेडियस आर, तो इसके सेंटर पे जो देखोगे, ठीक है, सेंटर पे, तो आई एक्स सेंटर जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। इंटेंसिटी सेंटर पे जीरो होती है। और इसके एक्सियल पॉइंट पे देखोगे, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे तुम देखोगे, तो एक्सियल पॉइंट ये होती है, मान लो, ठीक है। ये उसके एक्सिस पे इधर, ठीक है, इधर या इधर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर तुम मान लो इसके एक्सिस पे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, इसका मास एम है, रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर है, ठीक है, मास एम है। तो एक्स डिस्टेंस पे देखोगे या इधर एक्स अरे डिस्टेंस बार पे कहीं लास्ट देखोगे, क्या बोल रहे हैं लास्ट वाली स्लाइड। ये? यस सर। सर इस पे ये बस सेंटर के लिए है, एट सेंटर ऑफ। हाँ, ये सेंटर पे जीरो, सर इसके ठीक है। अंदर को वैसा वाला केस नहीं होता कि इनसाइड वाला, नहीं, इसकी बाउंड्रीज सेंटर के के लिए हम इनसाइड। कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, और बाउंड्री के इनसाइड में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो हम सिलेबस में ओके सर। ये, तो वो सेंटर और एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इधर आएगा आई, ठीक है, या यहाँ देखोगे तो वो इधर आएगा, ठीक है। वो मास की तरफ ही होता है, देखो पॉइंट मास के कहीं भी देखोगे तो फील्ड जो है वो मास की तरफ ही होता है, ठीक है। तो ये इधर और एक इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि ये चीजें वहां पे भी आएगी, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी आएगा, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा। तो देखो सेंटर पे जीरो होता है, फिर जैसे सेंटर से आगे बढ़ता है तो वैल्यू आता है और धीरे धीरे मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे दूर जाते हैं वो फिर घटना शुरू हो जाती है, यानी सेंटर पे जीरो, सेंटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू आती है, ठीक है, इंटेंसिटी होती है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाते हैं, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक डिस्टेंस में जो वैल्यू होती है इंटेंसिटी की वो होती है आई जी इज इक्वल टू, देखो, जी एम इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में ये निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगी, ये इधर ये उधर, तो वेक्टर फॉर्म में जो आई जी होगी, ठीक है, वेक्टर माइनस जी एम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो इसमें देखो क्या होगा कि x का वैल्यू जीरो, यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट करोगे यानी जो सेंटर आ जाएगा, तो x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आई ऑटोमेटिक यहाँ से जीरो आ जाती है, ठीक है, x का वैल्यू जीरो। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है, अगेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे जीरो था, सेंटर पे जीरो था और सेंटर के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ और फिर वो घटना शुरू हुआ, तो कहीं इस दौरान ये कहीं ना कहीं अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा होगा, है कि नहीं? इस सर ये दौरान ये, सारी वैल्यूज से इंटीग्रेट करके आती है। हाँ, वो इंटीग्रेट करके आती है, ये शायद आप लोग ट्वेल्थ में जाके ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन में हम लोग नहीं करवाते हैं, वो ट्वेल्थ में जब जाते हैं ना तो ट्वेल्थ में ये, क्योंकि सेम चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ पे चीजें प्रूव करवाई जाती है। क्योंकि ट्वेल्थ में देखोगे तो ट्वेल्थ में करवाना भी है, क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड का एग्जाम बच्चे को देना रहता है, ट्वेल्थ बोर्ड का, और वहाँ पे कुछ प्रूफ वगैरह भी आती है, चीजों को प्रूव करने का, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह प्रूव करने का, तो इसलिए वहां पे करवाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, ओके सर। तो सब चीज इंटीग्रेशन से आती है, ठीक है, और वो लंबा थोड़ा रहता है प्रोसेस, तो इसलिए 11th में इसको नहीं करवाया जाता, कहीं भी नहीं करवाया जाता 11th में, ठीक है, तो इसको, ठीक है, कि ये चीजें ट्वेल्थ में चीजें फिर रिपीट होती है, ठीक है,
ताकि में चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए। तो अब ये देखो, हमने देखा कि फील्ड जो है वो पहले जीरो था सेंटर पे, और सेंटर से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे फिर एक्स बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो नीचे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो नीचे वाला टर्म बढ़ेगा ज्यादा से, ठीक है। ऊपर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, तो जैसे जैसे एक्स ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, एक एक्स अपनी एक लिमिट से ज्यादा हो गया, तो नीचे वाला क्वांटिटी ज्यादा बढ़ना शुरू होगा, ऊपर वाला क्वांटिटी कम। तो उससे क्या होगा कि आई घटना फिर शुरू हो जाएगा। तो सेंटर में जीरो था, ठीक है, फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर बीच में घटना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मैक्सिमम पे गया होगा, फिर उसके वहां से वो घटना शुरू हुआ, ठीक है। तो वो मैक्सिमम कब होता है, तो देखो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाए, ठीक है, रिंग के साथ ही बनाते हैं, ठीक है, रिंग ले लेते हैं, ठीक है, और रिंग के एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे इधर, ठीक है, और इधर ग्राफ अगर बना, ठीक है, तो देखोगे तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो इधर निगेटिव आ जाएगा, और इधर का जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा, तो इधर पॉजिटिव वाला कंसर्न। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का, यहाँ पे तो जीरो, ठीक है, अगर ये आर ले लें, ठीक है, इस डिस्टेंस को एक्स ले लें, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ेगा, और फिर वो घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी तरह इधर भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो, और जैसे जैसे एक्स इधर बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ना शुरू होगा, फिर वो घटना शुरू होगा, सेम यहाँ की ग्राफ यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये घटना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम होती है ना, ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, देखो देख लेना कि एक्स इक्वल टू, जो ये मैक्सिमम हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जो मैक्सिमम आई, ठीक है, इस एक्सिस पे मेरा आई, जो आई मैक्सिमम आई एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू पे आती है, ठीक है, इधर से अगर लोगे और इधर से भी लोगे तो एक्स इक्वल टू आर बाई टू। तो जो आई मैक्सिमम होती है, आई मैक्सिमम इज एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से आर बाई टू डिस्टेंस पे एक्स मैक्सिमम होती है, फिर वो घटना शुरू हो जाती है, क्लियर है Yes, sir. यस सर। सभी को, क्लियर है ये? यस सर। तो वैसे सर ये वाला चैप्टर कितने लेक्चर्स का है? क्या बोला बेटा? सर ये मतलब ये वाला चैप्टर कितने लेक्चर्स तक चलेगा? अभी चलेगा बेटा, ठीक है, अभी तो अगले वीक में मतलब मान लो चार चार पांच लेक्चर और चलेंगे। ठीक है सर। आप लोग का एग्जाम कब से शुरू है, 11th बोर्ड? सर 13 तारीख से। सर 13 13 से कब तक? सर 18 13 से कब तक? मार्च। 18 सर, वो 18 मार्च तो छोड़ दो, वो तो पेपर है। मेन तो बस इस तक ही है। एक 13 को, एक 13 होगा, फिर किसी को 13 के बाद फिर अगला। सर 13 को है, फिर 15 को है, 15 को है सर। सर उसके बाद 18 को है, 18 को, सर फिर 18 को 22 फिजिक्स है शायद। सर 18 को फिजिक्स है। सर 22 को, सर 22 को है फिर केमिस्ट्री का, फिर 25 को, फिर सर 25 को 25 को मैथ्स का, मैथ्स। सर यही खत्म है, बाकी तो फिर सीएस है। फिर 18 को, 18 मार्च को है कंप्यूटर साइंस का। अच्छा, ये वो तो हो ही 25 का खत्म हो गया, फिर 18 मार्च चला गया। हाँ Yes. सर 20 दिन। Yes, sir. हाँ सर, छुट्टियां दे दी ज्यादा। क्या बोल रहे? सर इन्होंने हमें छुट्टी दे दी। अच्छा, छुट्टी दे दी। 25 फरवरी तक ये एग्जाम है एक्चुअली, और 18 मार्च को फिर कंप्यूटर हो जाएगी। सर ये छुट्टी की जरूरत हमें फिजिक्स के पेपर के लिए थी, जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं क्या दी। मतलब? चलो कोई नहीं यार, ये ना मेन जो पेपर है ना आपका, वो उन्होंने फरवरी में ही एड करवा दिया, 13 से 25 फरवरी तक, है ना? लेकिन वही सर तो। टाइम लेकिन क्या चल टाइम है? हाँ, वो तो टाइम नहीं दिया ना, क्योंकि देखो 18 मार्च तक है तो इसमें गैप देना चाहिए था, है कि नहीं? सर जो Sir. 15 तारीख का पेपर था फिजिकल एजुकेशन का है, तो इसलिए इन्होंने मतलब 13 से 18 तक का गैप समझ के दिया है पूरा। अच्छा। चलो कोई ना, क्या कर सकते हो इसमें। देखते हैं।
चलो ठीक है। हम्म, तो ये हो गया। चलो एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, ठीक है। तो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r/2 from center and 2r from center. सर वेक्टर फॉर्म में निकालनी है फिर नॉर्मल नहीं मैग्नीट्यूड? नहीं, मैग्नीट्यूड। सर निकल तो गए। सर ये आ रहा है जी एम स्मॉल आर, मतलब जो आपने रेडियस दी है वो, और डिस्टेंस जो दिया है वो, और अपॉन 2r³ जो कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस हो। तो पूरा सॉल्व करो ना। तो ये जो आर है ना, ये कैपिटल आर, वो इसका रेडियस के ही है, तो ठीक इसके है सर, मतलब ठीक है, ठीक हाफ है। वेव के। आई इनसाइड जो होती है वो GM/R/r³, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो है वो r/2 है, कैपिटल R/2, तो GM/R/2 अपॉन r³। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा ना, तो स्क्वायर बचेगा। सर GM/2r²। ठीक है, ये हो जाएगा। और सर दूसरा वाला है वो आ रहा है GM/4r²। ठीक है, दूसरे वाला जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि 2r डिस्टेंस जो है वो सेंटर से, तो वो आउटसाइड चला जाएगा। यस ठीक है, तो आउटसाइड के Yes, sir. केस में जो जी होती है, ठीक है, वो होती है GM/r², और आर का वैल्यू जो है 2r के इक्वल है, तो GM/, सर 4r²। तो ये 4r² है, ठीक है। चलो मेरे पास एक मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r। दूसरा होलो स्फीयर है, इसका भी मास m है, रेडियस 2r, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है। ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पे, जो कि दोनों का सेंटर जो है कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों का सेंटर यही है, ठीक है। यहाँ मान लो सर क्या चीज फाइंड करनी है? 4r/3 पे, ठीक है। तो हमें फील्ड और यहाँ से मान लो 3r पे, ठीक है। तो दो देखिए, एक सॉलिड स्फीयर, एक होलो स्फीयर, कोसेंट्रिक सर्किल स्फीयर है, मतलब सेंटर दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 4r/3 एंड 3r फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से, तो ऐसे ही लिखा जा सकता है सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे
ये बना भी नहीं रहेगा इसी तरह से। तो आपको पता करना पड़ेगा कि 4r/3 कहाँ लाई करेगा और 3r/4 कहाँ 3r कहाँ लाई करेगा। तो देखो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, तो 3r तो हमें पता चल गया कि दोनों के बाहर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और देखो 4r/3 देखोगे तो 4r/3 ये 2 से छोटा है लेकिन r से बड़ा है, यानी ये 2r से छोटा है लेकिन r से बड़ा है, यानी कहीं यहाँ पे ये लाई करेगा, है कि नहीं? यस सर, तो सर पहले वाले का तो हुआ है। तो इसका 9 क्या हो GM जाएगा? बाई फर्स्ट का क्या हो जाएगा बेटा? तो फर्स्ट वाले का देखोगे, ध्यान दो, तो फर्स्ट वाला जो है वो सर होलो हॉलो के कारण इसका और चेंज हो जाएगा, क्योंकि हॉलो के लिए इनसाइड का पॉइंट हो गया ना। यस सर, और सॉलिड के लिए 9 GM बाई 16r²। GM/r², क्योंकि सॉलिड के लिए बाहर का पॉइंट हो गया, तो GM/r², यानी 4r/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो 9 GM/16r²। तो ये हो गया पहले। दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का लिए देखो तो दोनों जो है वो आउटसाइड का पॉइंट है, तो दोनों आउटसाइड के पॉइंट है, तो दोनों के कारण आएगा। एक के कारण मान लो आई और दूसरे के कारण भी आई सेम ही डायरेक्शन में आएगा, सेंटर की तरफ ही आएगा हमेशा, ठीक है? तो दोनों का सेम, तो हमें आई जो आई गेट होगी वो आई इंटू हॉलो स्फीयर प्लस आई इंटू सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए जो हो जाएगी GM बाई हॉलो स्फीयर का रेडियस, दोनों से जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगी ना, 3r ही होगी ना। अच्छा, यस सर। Yes, sir. ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। एक मिनट रुकिए ना। चलो तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा एक सिचुएशन में देख लेते हैं। फोर्स ऑन मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कि अगर मान लो कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मान लो कि एक मेरे पास इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है आई, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस फील्ड में कोई मास आ गया, फील्ड में कोई मास, इसका कि मास m है वो आ गया, तो इस पे एक फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, और जो फोर्स होगी फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही लगेगी। ठीक है, और उस पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स जो होगी वो होगी मास ऑफ द बॉडी इनटू आई। ठीक है, फोर्स जो होगी वो मास ऑफ द बॉडी इनटू आई। आई किसी भी कारण से हो सकता है, आई को प्रोड्यूस करने वाला कोई भी चीज हो सकता है कि एक पॉइंट मास हो, या एक स्फीयर हो, या एक रिंग हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो फोर्स होगी वो मास इनटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक है, तो और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, दोबारा समझाना ये। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास आ गया। ठीक है, एक मास हमने रख दिया, तो उस मास पे एक फोर्स लगेगी, और उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द बॉडी, जिस मास को रखा गया है, इनटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी में रखा गया। ठीक है, तो फोर्स मास इनटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड,
और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो अलोंग द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along direction of force is along the along the gravitational field, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो तुम अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर दे दिया हमारा, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास m रेडियस r, और यहाँ से इसके सेंटर से मान लो, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे मान लो कि x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई मास स्मॉल m नॉट का कोई मास रख दिया गया, ठीक है, इसका कि मास m नॉट था, तो इस m नॉट में कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को निकालने के लिए क्या करोगे, इस स्फीयर के कारण यहाँ पे तुम फील्ड निकालोगे, इस स्फीयर के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा आई का जो वैल्यू होगा वो होगा gm/ds, GM by ठीक है yes सर। तो इस पे जो फोर्स लगेगी, इस पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स जो तो होगी m not वो मास m नॉट इंटू gm/d², तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g इंटू m नॉट अपॉन d², और फोर्स जो है वो इधर ही लगेगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना पहले न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ में हमने क्या देखा कि दो मास जो होती है वो हमेशा आपस में अट्रैक्शन शो करती है, तो यहाँ से भी देख लो ये अट्रैक्ट कर रही है ना ये मास, इसको लगी सही ना अपने आप, यस सर। ठीक है। अब तो वहां से न्यूटन्स लॉ से भी तुम करना चाहोगे तो फोर्स जो है वो, फोर्स का जो वैल्यू है वो इतना ही आएगा, ठीक है। तुम देखोगे तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका कि मास m है, रेडियस r, ठीक है, और इससे d डिस्टेंस पे, सेंटर से d डिस्टेंस पे m नॉट मास रखा हुआ है, तो तुम मान सकते हो कि इस पूरे स्फीयर का मास जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे स्फीयर का मास इसके सेंटर पे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि m मास और दूसरा m नॉट मास जो कि d डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो g m इंटू m नॉट d², ये देखो दोनों सेम आ गया। हाँ जी जी सर। तो वही चीज है कि अगर कोई फोर्स, कोई मास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स लगती है, फोर्स का वैल्यू ये लगेगा, और वो जो फोर्स है वो हमेशा अलोंग द ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, तो और ग्रेविटेशनल फील्ड देखो कोई भी मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो, तो हम बोल सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास दो मास रखे हुए हैं, ठीक है, दो मास रखे हुए हैं, तो इस दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स निकालने का तो एक तरीका डायरेक्ट है कि जी m इंटू m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और एक तरीका ये है कि किसी एक के कारण तुम वहां पे फील्ड, मान लो कि इस फोर्स निकालना चाह रहे तो मान लो कि इसके कारण यहाँ पे फील्ड लिख दे, इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा वो होगा gm/d², ठीक है, इधर की तरफ फील्ड जाएगा, और इस फील्ड में ये रखा हुआ है तो इसमें जो फोर्स लगेगा m नॉट इंटू फील्ड, ठीक है, तो m नॉट इंटू gm/d², तो फोर्स होगी, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है? फोर्स अगर पता चल जाएगी तो फिर हम वो एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गई अपना चलो, क्या करें, रहने दे, क्या आगे बढ़ाए टॉपिक। अगर सर आज का हो गया पूरा तो रहने दीजिए। यस सर, पूरा ओवर तो हो रहा है थोड़ा सा। अगर सर आज का सर टॉपिक ज्यादा हो जाएगा। होगा तो रहने दीजिए। चलो, क्योंकि देखो अभी तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है, ठीक है। टॉपिक तो देखो, टॉपिक तो ये टॉपिक हो गया, ठीक है, फील्ड तो हो गया, ठीक है, फील्ड तो हो गया, ठीक है,
बस अब क्या करना है हमें, दूसरा टॉपिक शुरू करना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या उसको स्टार्ट कर दें या रहने दें अभी कल के लिए, अगली क्लास के लिए? सर सभी से ओपिनियन पूछ लीजिए। हाँ जी बोलो, क्या किया जाए? सर कल करवा सर कल के लिए कर लेते हैं। चलो ठीक है, आप लोग का ये टेस्ट का भी प्रिपरेशन कर लो आप, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, यस सर। ओके ठीक सर। है। कल तो नहीं, फिर मंडे को ही हो पाएगा। तो मंडे यस को सर, मंडे को क्लास। संडे को ग्रेविटी, तब तक इसका भी रिवीजन एक बार कर लेना टेस्ट करने के बाद, ठीक है, संडे को, ठीक है, क्योंकि मंडे को आना तो इसका रिवीजन हो, और डीपीपी कर दो यार, डीपीपी में फील्ड तक कर सकते हो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, डीपीपी करते Yes. जाओ। टॉपिक अब ऐसा हो गया कि 2-3 डीपीपी तो कर दोगे आप, ठीक है, हो गया कि 2-3 डीपीपी कर दोगे, ऐसा नहीं करना है कि मान लो चैप्टर टेस्ट भी है तो, क्योंकि देखो हर वीक में टेस्ट होगी, ठीक है, हर वीक में टेस्ट होगी, है कि नहीं? यस सर। जो टेस्ट है वो हर एक वीक होगी, तो आप ऐसा नहीं ना करोगे कि तो मान लो कि अगले वीक टेस्ट है, तो ऐसा नहीं किया इस वीक में 2 क्लास आप इस वीक में जो चैप्टर चल रहे हैं उसको आप तुम लाइटली लेना शुरू कर दो, उसको करना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं ना करना है, ठीक है? तो ऐसा हाँ, तो ऐसा अगर करते रहोगे तो पता चलेगा कि जो करेंट में चल रहा है वही वीक होते जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देना, जो टॉपिक अभी चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना, और टेस्ट का भी करना, ठीक ओके सर। है? तो Okay, आज sir. जितना भी है वो सब फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें ना, ये चीजें फिर रिपीट होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, सेम चीजें होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, वो सब चीजें रिपीट होगी यहाँ वहाँ पे। अच्छी करो बोलो। सर कुछ नहीं, वो गलती से हाथ टच हो गया। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को फिर, Okay, sir. Bye, sir. टेस्ट का Bye, प्रिपरेशन sir. कर Good लो। night, sir. चलो ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। Okay, sir. बाय।